हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। कल के लेक्चर में हमने देखा था छत्तीसगढ़ का मैदान का जो सीमांत उच्च भूमि है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। चारों तरफ मैंने आपको पहाड़ियाँ बता दी थी, किस प्रकार से मैदान का जो बीच का हिस्सा है दबा हुआ है और चारों तरफ जो हिस्से हैं वो कैसे उठे हुए हैं। आज हम भौतिक विभाजन में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे जो है आपका पाट प्रदेश, ठीक, इसको बोलते हैं जसपुर कुसमी पाट प्रदेश, ठीक। दूसरा भौतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का पाट प्रदेश, ठीक। इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जसपुर कुसमी पाट प्रदेश, ठीक। तो सबसे पहले पाट कहते किसे, है ना। जब हम पाट प्रदेश पढ़ रहे तो आखिर पाट चीज़ है क्या। देखिए, पर्वत होता है ना, पर्वत जानते हैं हम, कुछ इस प्रकार की आकृति का, ठीक, नीचे से चौड़ा रहेगा, ऊपर जाके सकरा हो जाएगा। पाट प्रदेश क्या होते हैं, पाट प्रदेश एक्चुअली समतल प्राय मैदान होते हैं जो ऊपर उठ जाते हैं, मतलब ये नीचे से तो ऊपर उठे होंगे और ऊपर ऐसे प्लेन होंगे, ठीक। तो ऐसे प्रदेशों को क्या कहा जाता है, पाट प्रदेश। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक। और इसका अच्छा देखिए, पाट प्रदेश का निर्माण कैसे होता है, ठीक। अगर हम देखें जो हमारे कुसमी पाट प्रदेश का एरिया है या जसपुर कुसमी पाट प्रदेश का एरिया है, ठीक, ये करीब बलरामपुर का निचला हिस्सा, ठीक, दक्षिणी हिस्सा बलरामपुर का, सरगुजा का मेन पार्ट हिस्सा और पूरा जसपुर जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा ही हमारा पाट प्रदेश में आता है। यह छोटा नागपुर, ठीक, क्या जो विस्तार है समझ जाइए, ठीक, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का ही हिस्सा है ये, ठीक। छत्तीसगढ़ में का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 6205.9 किलोमीटर वर्ग, ठीक, 6205.9 वर्ग किलोमीटर का यह टोटल एरिया आता है। अगर परसेंटेज में देखेंगे तो यह आता है 4.59% छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक। देखिए, यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ ऊपर हैं ऐसे चढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे जो स्थलाकृति है उसका जो आकार है वो सीढ़ी नुमा होता है, ठीक। कोई पहाड़ी ऊंची है, कोई नीचे है, कोई नीचे, तो कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है, ठीक। क्वेश्चन पूछते हैं इन सब चीज़ों से कि स्थलाकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, सीढ़ी नुमा है, स्ट्रेट है, तो आपको ध्यान रखना है सीढ़ी नुमा है, ठीक। देखिए, जो इसका जो स्थलाकृतियाँ बनी है यहाँ की पाट प्रदेश की, इसके बनने की एक प्रोसेस है, ठीक। उस प्रोसेस को देखते हैं कि यह स्थलाकृति आखिर बनी कैसी है, जो पाट प्रदेश की हमारी स्थलाकृति है ना। देखिए, जो पाट प्रदेश की स्थलाकृति, इसको बनने में 4 चरण लगे, ठीक। कितने चरणों में बनी है, देखिए इस स्थलाकृति निर्माण का चरण देख लेते हैं अपन, ठीक। तो 4 चरण में यह स्थलाकृति बनी है। सबसे पहले हुआ है शैल का निर्माण, ठीक, बेसिक चीज़ है, पहले शैल बनेगा, तो पहला पॉइंट है शैल निर्माण, ठीक। इसके बाद इन शैलों का नदियों के द्वारा अपरदन हुआ। अपरदन मतलब नदियाँ बार बार इसके ऊपर से गुजरती गई और यह आपस में घिस के क्या बन गए, समतल प्राय मैदान बन गए। तो नदियों के अपरदन से बने समतल मैदान बने, ठीक। इसके बाद इनका हुआ उत्थान, भौगोलिक ऐसी कुछ संरचनाएं हुई, ऐसा कुछ संचलन हुआ कि यह जमीन से ऊपर उठ गए, ठीक। ऊपर उठे तो यह टुकड़ों में टूट के ऊपर उठे, मतलब इतनी बड़ी ज़मीन एक साथ ऊपर नहीं उठी, बीच बीच में गैप आ गए और ये ऊपर उठ गए, ठीक। जब ऊपर उठ गए उसके बाद नदियों द्वारा इनकी घाटियों को और काटा गया, ठीक। नदियों द्वारा फिर घाटी काटी गई, ठीक।
जो बीच बीच में दरार थे वहाँ अब नदियाँ बहना शुरू हुई और इसको काट काट के गहरा करते चली गई। तो कई प्रकार के विच्छेदित छोटे छोटे ऐसे उत्थित भूखंड का निर्माण हो गया। तो इस 4 चरणों से इनका जो जसपुर पाट आपका प्रदेश है या कुसमी पाट प्रदेश है, इसका पूरा निर्माण होता है। ठीक, यह निर्माण के चरण ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि कुसमी पाट प्रदेश का कितने चरणों में निर्माण हुआ है। ठीक, इसका अगर हम विस्तार देखें तो मैंने एरिया तो आपको बता दिया है ना। पूरब से पश्चिम और उत्तर दक्षिण इसका विस्तार देख लेते हैं। ठीक, तो इसका विस्तार नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ जो है यह करीब 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है ना, और ईस्ट से वेस्ट यह 85 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ की जो सेल है, अगर जब हमने सेलें पढ़ा था तो आपको चलेगा कि दक्कन टाइप की सेल थी नीचे। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ के जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है वह लेटेराइट पाई जाती है। ठीक, लेटेराइट क्या होती है, बड़े बड़े आकार के होते हैं, क्योंकि जो बारीक मिट्टी होती है उसको जब बारिश होती है तो ढलान मिट्टी, वो ढाल में पानी इकट्ठा होकर तेज़ी से बहता है और जो बारीक मिट्टियाँ हैं उसको बहा ले जाता है, तो बड़े बड़े कण बच जाते हैं। इन्हीं को लेटेराइट बोला जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ी भाषा में भाटा भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे किस मिट्टी का विकास है, लेटेराइट मिट्टी का विकास है। यह पूरा एरिया अपना क्या है, आपका बॉक्साइट की अधिकता वाला क्षेत्र है। ठीक, हमारे पास जो पार्ट हैं उनको हम कुछ डिजाइन ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे है आपका सामरी पाट। ठीक, इधर पे जमीर पाट, लहसुन पाट। ठीक, ये आपका मेन पार्ट। ये आपका 15 पार्ट और ये 11 पार्ट। ठीक, तो ये प्रमुख पार्ट है यहाँ के। इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसके लोकेशन पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पूर्वी है ना, अगर ऐसा पूछा जाए पूर्व से पश्चिम में आपको पाट प्रदेशों को जमाना पूछा जाए तो सबसे पहले जसपुर पाट आता है, कॉर्नर टच करता है पूरा। ठीक, उसके ऊपर इधर 15 पाट है। आपका बलरामपुर सरगुजा बॉर्डर जारंग पाट है, सरगुजा में मैन पाट है। बलरामपुर का दक्षिणी हिस्सा जो जसपुर से कनेक्ट होता है वहाँ सामरी पाट है। सामरी पाट के ही जो आपका पूर्वी हिस्सा है उसको जमीर पाट बोलते हैं और जो पश्चिमी हिस्सा है उसको लहसुन पाट बोलते हैं। ठीक, तो इस विभाजन को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आपको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम कैसे भी इसको जमाने के लिए पूछ सकता है। ठीक, अब भौतिक रूप से इसको और भी विभाजित किया गया है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जो ये कुसमी पाट प्रदेश है, ठीक, इसको 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, या पाट प्रदेश को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक, कौन कौन सा है, नीच घाट, ऊपरी घाट और मैन पाट का एरिया। ठीक, जो ऊपरी घाट है ये आपका कुसमी का क्षेत्र है, कुसमी पाट प्रदेश हो गया। जो नीच घाट है ये जशपुर पाट प्रदेश हो गया। तो मुख्य रूप से पाट प्रदेश को इन 3 भागों में टोटल डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। चलिए, है ना, अगर इधर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं कि क्या है, कोई भी डाउट है, अब बिल्कुल फ्री है पूछने के लिए।
चलिए चलिए, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं ऊपरी घाट से। ठीक, मैंने आपको बताया कुसमी का क्षेत्र आ जाता है इसमें। ऊपरी घाट जो मुख्य हिस्सा है वो बलरामपुर का जो एरिया है, दक्षिणी एरिया, ठीक, कुसमी तहसील, यह मुख्य रूप से इसमें आता है। ठीक, खुड़िया पठार यहाँ की प्रमुख पहाड़ पठारी है ना। खुड़िया पठार है यहाँ पे प्रमुख पठार। अरे इसको मिटा दिया मैं, 1 मिनट फिर से। घाट है इसके अंतर्गत आता है आपका खुड़िया पठार। ठीक, खुड़िया रानी की गुफा है यहाँ पे, और यह क्षेत्र आता है बलरामपुर के अंदर, कुश्मी तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे जो प्रमुख रूप से चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं इस एरिए की। ठीक, यह एरिया ऊपरी घाट में आ रहा है, खुड़िया पठार का एरिया है। यहाँ पे जो ग्रेनाइट चट्टान है उसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रेनाइट चट्टान है पूर्व से पश्चिम की ओर है। ऊपरी घाट का जो कुल एरिया है वह लगभग है 225 किलोमीटर वर्ग। इस एरिया को भी ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऊपरी घाट का जो कुल एरिया है वह लगभग 2225 किलोमीटर वर्ग है। 600 से 750 मीटर इसकी लगभग हाइट आती है, ऊंचाई है 600 से 750 मीटर औसत ऊंचाई। ठीक, औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 750 मीटर है। देखिए यह जो क्षेत्र है ना, यह क्षेत्र गंगा और महानदी की सहायक नदियों द्वारा विच्छेदित है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाट प्रदेश या उत्तरी छत्तीसगढ़ में विच्छेदन निम्न नदियों के कारण होता है, तो वहाँ सीधे नदियाँ ना पूछे, ये पूछ सकता है गंगा नदी की सहायक नदियाँ और आपका महानदी की सहायक नदियाँ। इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है लोगों को, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक ईब निकलती है नीचे आती है, एक कन्हार निकलती है ऊपर जाती है। ठीक, कन्हार आगे जाके किस में मिल जाती है? आपका गंगा नदी में सोन के साथ, है ना, और इधर वाली नदी आके मिलती है महानदी के साथ। मतलब यह क्षेत्र दोनों नदियों के अपवाह क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए यह क्षेत्र क्या कहलाता है? मतलब कि दोनों नदियों का सहायक नदियां हैं उसके द्वारा विच्छेदित क्षेत्र काउंट किया जाता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बारीक बारीक समझ से पूछे जाते हैं, है ना। ये नॉर्मल समझिए, आपको किसी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। ये आपको नॉर्मल समझ में आना चाहिए कि यहाँ से 2 नदियाँ निकल रही, ईब नीचे जा रही है ना, यहाँ से निकलेगी पंडरापाट पखोना चोटी से, ये कन्हार निकलती है ऐसे जाती है, इधर से ऐसे ईब निकलेगी इधर आ जाएगी। ठीक, जो आपकी महानदी मिल जाती है। ठीक, इधर बगल से मेन पार्ट से यहाँ से आपको रिहंद नदी निकलेगी ऊपर चली जाएगी, यहाँ से हसदो निकलेगी नीचे चली जाएगी। रिहंद गंगा की सहायक नदी है, हसदो महादेव की सहायक नदी है, महादेव की महानदी की सहायक नदी है ना। तो दोनों प्रकार की नदियों के सहायक नदियों से ये क्षेत्र कैसा है? विच्छेदित है। ठीक, ऊपरी घाट में हमको खुड़िया पहाड़ में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी। यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं या चोटियाँ हैं जिनको हमको उनकी हाइट के हिसाब से, क्रम के हिसाब से याद रखना है। मैं वो क्रम आपको लिखवा देता हूँ, उसके साथ देखिए। पहले देखिए ये जो जमीर पाट का एरिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, क्या नाम है? गौर लाटा, हाइट है 1225 मीटर। खुड़िया पठार का ही एरिया है ना। इसके बाद है सुलेसा पहाड़ी। ठीक, सुलेसा पहाड़ी है, इसका हाइट है 1118.6 मीटर। ठीक, इसके बाद है आपका बुर्जू डी। बुर्जू डी की हाइट है 1123.5 मीटर। बुर्जू डी के बाद आता है आपका पंडरापाट। ठीक,
15 पार्ट ये वाला एरिया है आपका। 1123 मीटर। ठीक, फिर आता है कप का तेंदुपाट। तेंदुपाट की हाइट है 1038 मीटर। ठीक, और तेंदुपाट के बाद आता है आपका लास्ट में भंवर पहाड़। यह है आपका 1028 मीटर हाइट। इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है, इसी लोकेशन में याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि ये चोटी कहाँ है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एरिया जसपुर और बलरामपुर का एरिया में पड़ेगी ये सारी चोटी। बलरामपुर में ज़्यादा है 15 पार्ट वाला यहाँ पे। ठीक, बाकी आपका ज़्यादातर बलरामपुर के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ेगा। अगर ये ऐसा पूछता है, या तो ऐसे क्रम में पूछ लेगा कि आप इसको हाइट के हिसाब से बताइए, या तो लोकेशन पूछ लेगा, सुलेसा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, गौल लाटा किधर पाया जाता है। ये बहुत फेमस है, इनको शायद पूछे। अगर इस गौल लाटा पूछेगा तो हाइट पूछेगा, और ये पहाड़ी पूछा तो लोकेशन पूछेगा। ऐसे पूछ सकता है उत्तरी छत्तीसगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। आपको लोकेशन पूछ सकता है, तो आपको ये पता है कि ये ऊपरी घाट में है, तो ध्यान रखिएगा कि या तो जसपुर का उत्तरी क्षेत्र आएगा या बलरामपुर का दक्षिणी क्षेत्र आएगा। इतने में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आंसर फिर नहीं छूटेगा। ठीक, तो इतना है आपका ऊपरी घाट में से। ठीक, चलिए ऊपरी घाट में आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। ठीक, चलिए आगे। चलिए ऊपरी घाट के बाद अगला सेक्शन है हमारा नीच घाट। ठीक, नीच घाट का अगर कुल एरिया देखें तो यह होता है लगभग 4304 वर्ग किलोमीटर का। ठीक, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि बड़ा क्षेत्र कौन सा है, ऊपरी घाट है कि नीच घाट है ना। तो ये लगभग है 4304 का। ठीक, यहाँ पे जो सबसे प्रमुख एक जगह है वो है जसपुर नगर। ठीक, जसपुर पार्ट पूरा जसपुर नगर को कवर किए हुए है, और इसकी हाइट है लगभग 770.5 मीटर। तो जसपुर नगर की हाइट पूछ सकता है आपसे 770.5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि जसपुर नगर समुद्र तल से कितनी हाइट पर स्थित है। ठीक, देखिए जो नीच घाट है उसकी सीमा देखेंगे तो मैनी नदी का मैनी नदी इसकी सीमा बनाती है दक्षिण में। ठीक, मतलब ये नीच घाट है, इधर से मैनी नदी का प्रवाह ईप की सहायक नदी है। ये जो मैनी नदी है यह ऊपर जो नीच घाट है उसकी सीमा बनाती है दक्षिण से। ठीक, तो मैनी नदी कहाँ पे है, नीच घाट की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। ये जो नीच घाट है इसको जसपुर पाट प्रदेश भी बोलते हैं। ठीक, मैनी नदी घाटी बोलते हैं। अच्छा हाँ, मैनी नदी घाटी को ध्यान रखिएगा काकिया क्षेत्र भी बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र, काकिया क्षेत्र। मैनी नदी घाटी का क्या क्षेत्र है, काकिया क्षेत्र है। ठीक, अगर इस पूरे क्षेत्र की औसत ऊंचाई देखें तो पूरे क्षेत्र की औसत ऊंचाई जाती है 275 से 500 मीटर। ठीक, ये तीनों चीज़ों में, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। ये जसपुर नगर एक प्रॉपर लोकेशन की है, यह 275 से 500 मीटर पूरे आपके नीच घाट का एरिया है। ठीक, देखिए नीच घाट में अपना 15 पार्ट और जारंग पार्ट दोनों का जो कैलकुलेशन 15, ये जो जारंग पार्ट है इसके ऊपरी भाग को थोड़ा सा छोड़ दें तो 15 पार्ट पूरा और जारंग पार्ट का भी मैक्सिमम हिस्सा नीच घाट में ही आता है। ठीक, यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए माखेल व कोसंगा की पहाड़ी इस एरिए में, यहाँ पे माखेल और कोसंगा की पहाड़ी है। देखते जाइएगा, यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, माखेल और
कोसंगा, दो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? जसपुर में। इनका विस्तार कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर यह फैली हुई है। ठीक, माखेल और जो कोसंगा की पहाड़ियाँ हैं ये कैसी हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। ठीक, और पत्थल गांव और करील डोंगर, जसपुर के इधर पड़ेगा आपका पत्थल गांव, लोड़े पत्थल गांव पड़ता है, और यही करील डोंगर। पत्थल गांव और करील डोंगर, पत्थल गांव व करील डोंगर। ठीक, इनका विकास है आपका दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक, इनका विकास कैसा है? दक्षिण पूर्व की तरफ है, मतलब यह श्रेणी ऐसे है। ठीक, समझ में आया? दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। देखिए सब सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। ठीक, और ऑथेंटिक बुक्स हैं इसलिए चिंता मत कीजिए, आपको दावा आपत्ति का सोर्स मिल जाएगा अगर कोई गलत लेता है तो, पर मेरे पास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहीं पे आपका एक लोरो घाटी पड़ती है जसपुर क्षेत्र में। ठीक, कैसी घाटी पड़ती है? लोरो घाटी। यह फूलों के लिए प्रसिद्ध है, इसे फूलों की घाटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जसपुर में ना तितलियों के पालन का भी कार्यक्रम चल रहा है। ठीक, तो इन दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपके हिसाब से, पेपर के हिसाब से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है लोरो घाटी। ठीक, इसके बाद जो ये 15 पार्ट है ना, मैंने बताया एक कन्हार नदी निकल रही है, यहीं से बखोना कोटी निकल रही है। तो यहाँ पे दो चोटियाँ हैं, एक है खुर्जा पहाड़ी। ठीक, यह है आपका खुर्जा पहाड़ी, 15 पार्ट या 15 पार्ट से। यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है, खुर्जा पहाड़ी और बखोना चोटी। ठीक, इन दोनों से दो इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। ठीक, खुर्जा पहाड़ी से निकलती है ईव नदी और बखोना चोटी से कन्हार नदी। ठीक, खुर्जा पहाड़ी से ईव निकलती है और बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है। ठीक, ये जो क्षेत्र है वो आपका जसपुर के बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान रखिए। जो 15 पार्ट का क्षेत्र है यह बगीचा तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15 पार्ट की लोकेशन क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बगीचा तहसील है। जिला पूछा तो जसपुर जिला है। दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ईव जिसकी लंबाई 202 किलोमीटर है ना। छत्तीसगढ़ में तो 80-85 किलोमीटर ही बहती है, बाकी ये उड़ीसा में बहती है। महानदी की सहायक नदी है कन्हार, सोन की सहायक नदी है, जो आपका बलरामपुर और रांची, ठीक, या छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा का निर्माण करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक, हाँ, और बचा आपका जारंग पाट। देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जारंग पाट जो है इसको बक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। जारंग पाट को बक्साइट का मैदान कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बक्साइट पाया जाता है, भंडारण है सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारा नीच घाट। नीच घाट में आपको इतनी चीज़ों को तो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप छत्तीसगढ़ से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य उठता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगला जो है अपना एरिया है वह है आपका मैन पार्ट। ठीक, हाइट है 1158 मीटर। ठीक, जिला आता है इसका सरगुजा। ठीक, अगर सरगुजा में इसका एरिया पूछा जाए तो सरगुजा का पूर्वी किनारा, ठीक, सीतापुर तहसील आ जाएगा। सरगुजा और सीतापुर की तहसील आता है। यह भारत के बृहद जो मध्यमी जल विभाजक रेखा है या भारत की महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? चलिए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए
ठीक, देखिए यहाँ से विंध्याचल पर्वत चालू होता है और इस एरिया तक जाता है। ठीक, इसी विंध्याचल पर्वत को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं और यह विंध्याचल पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से गुजरता है। ठीक, जब हम पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे तो वहाँ जितनी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे वह सारी हमारी विंध्याचल श्रेणी का ही हिस्सा है, उसी का विस्तार है। ठीक, इस महान जल विभाजक पर्वत के अगर किनारे पे है हमारा मैन पाट। ठीक, ये महान जल विभाजक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यह गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोदावरी नदी के प्रवाह क्षेत्र से अलग करता है। ये दोनों ही दो बहुत बड़ी नदी है। गंगा नदी पहली सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी भारत की गोदावरी नदी। ठीक, तो दोनों को क्षेत्र को क्या करता है? डिवाइड करता है, इसलिए इसे महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक, तो हमारा मेन पार्ट कहाँ है? इस जल विभाजक के रेखा के यहाँ किनारे, यहाँ पे हमारा मेन पार्ट है। ठीक, मेन पार्ट की भी संरचना, सेल संरचना लगभग वही है। ठीक, मेन पार्ट में दक्षिण में उदयपुर हिल है। कल हम जब उदयपुर पढ़ रहे थे तो उसके ऊपर मेन पार्ट था, तो हम इसको मेन पार्ट की लोकेशन देखेंगे। तो मेन पार्ट के दक्षिण में दक्षिण में इधर उदयपुर हिल आता है। ठीक, मेन पार्ट के जस्ट नीचे उदयपुर आएगा। ठीक, इसके पूर्व में मांड नदी निकलती है। ठीक, मेन पार्क के पूर्व में मांड और पश्चिम में रिहंद नदी। रिहंद नदी को रिहंद बोलते हैं, रेहर बोलते हैं और रेन भी बोलते हैं, है ना। जब हम नदियाँ या अपवाह तंत्र जब पढ़ेंगे तो उस समय हम फिर सारी नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कहाँ से निकल रही, उद्गम क्या है, लंबाई कितनी है और किस पे क्या परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक, तो इतना आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्पेशल हैं, जैसे यहाँ कुछ फेमस वाटरफॉल हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, जल प्रपात, मेन पार्ट के जल प्रपात हैं, कौन कौन से हैं? टाइगर पॉइंट है, ठीक, मछली पॉइंट, ठीक, टाइगर पॉइंट है, मछली पॉइंट है, सेदम है। ठीक, देव प्रवाह मेहता पॉइंट, कौन कौन सा? देव प्रवाह और मेहता पॉइंट। ठीक, यहाँ की कुछ प्रमुख गुफाएं भी देख लेते हैं, लेकिन सबसे क्वेश्चन पूछता है, कोई भी चीज़ें छोड़ने लायक नहीं है। ठीक, गुफाएं पूछता है, बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा और पैगा गुफा। कौन कौन सी? बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा और पैगा गुफा। ये जो माड़ा शब्द है, ये माड़ा शब्द का अर्थ होता है गुफा। ठीक, अगर आपको कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसके आगे माड़ा लगा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि, जैसे पूछ लिया निम्न में से कौन गुफा है ना, 3-4 नाम दिया और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे माड़ा, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना क्वेश्चन को बना देती हैं। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, तो सब कुछ जानते ही होंगे। 1962 में यहाँ पे तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, इसलिए छोटा तिब्बत भी कहते हैं। 1962 का डेट याद रखिएगा, तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ठीक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत, है ना। यहाँ पे ठंडी काफ़ी अच्छी पड़ती है, काफ़ी तेज ठंड रहती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक, तो इतनी चीज़ें थी हमारे पास जसपुर कुसमी पाठ प्रदेश में पढ़ने के लायक। ठीक, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए, पेपर निकालने के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक तो अपने ऊपर विश्वास, दूसरा पढ़ाने वाले पे विश्वास। अगर दोनों में किसी पर भी विश्वास आपका डगमगाया तब फिर पेपर आपका नहीं निकलने वाला। ठीक, तो
इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर भी आप अटूट विश्वास रखिए, और जैसा गाइडलाइन वो दे रहा है आप उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा भौतिक विभाजन था वह है आपका बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग। ठीक, चलिए फिर थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। मैप समझ में आ रहा नहीं, उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ठीक, तो ये जो पाट प्रदेश का एरिया था, है ना, इस एरिया को छोड़ दे तो बाकी जो भी एरिया बचा ये आपका, यह है आपका बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग। बघेलखंड का पठार सिर्फ इतना नहीं है, इधर आता है एमपी से इसका विस्तार यहाँ तक हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो हिस्सा आता है ये इसका पूर्वी भाग कहलाता है। ठीक, यह लगभग 21,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 21,863 वर्ग किलोमीटर फैला है। कुल एरिया का, जो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 16.16% यह एरिया है टोटल। ठीक, यहाँ की जो शैल है, हमने देखा था जब शैल पढ़ रहे थे तो गोंडवाना शैल प्रमुख है यहाँ पे। ठीक, प्रमुखता गोंडवाना शैल की है। यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है। ठीक, यह देवगढ़ की पहाड़ी किसका है? अभी हमने पढ़ा था विंध्यन, उसी का हिस्सा है। यहाँ पे कैमूर पहाड़ी है और लगी हुई इससे पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ी, वो भी विंध्यन का हिस्सा है। ठीक, यहाँ पे है भरतपुर, जनकपुर तहसील। ठीक, इसका आधा भाग है आपका यहाँ पे, इसमें ये सूरजपुर में। ठीक, तो इसका विस्तार सूरजपुर बलरामपुर तक गया है देवगढ़ की पहाड़ी का। ठीक, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़, वह लगभग है 1033 मीटर। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़, 1033 मीटर की इसकी कुल हाइट है। ठीक, देखिए इसके पश्चिम में, ठीक, यहाँ से आपकी निकलती है रिहंद नदी। इसको थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं, ऐसा है ना, ये आपकी रिहंद नदी। ठीक, देखिए इस क्षेत्र के पश्चिम में कोरिया चांगभकार की पहाड़ी है। तो देवगढ़ की जो सीरीज है ना उसी के अंतर्गत है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि देवगढ़ पहाड़ी हो गई फिर आगे। देवगढ़ श्रृंखला है पूरी। ठीक, उसके अंतर्गत फिर कोरिया चांगभकार की पहाड़ी आ जाती है। ठीक, तो जो चांगभकार कोरिया का क्षेत्र है, मतलब आपका ये वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे मटीले बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मटीले बलुआ पत्थर। ठीक, देखिए ये जो बलुआ पत्थर हैं, तो इस क्षेत्र में जो ये बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, इनका जो उपयोग होता है सामान्यतः इसमें मूर्ति निर्माण, स्थापत्य में किया जाता है। ठीक, इसका जो विस्तार है ना, कोरिया वाले क्षेत्र का जो विस्तार है रेहर नदी से चालू होता है। ठीक, मतलब किस्ते क्षेत्र को हम कोरिया और चांगभकार में लेते हैं, तो ये रेहर नदी से चालू होता है और भरतपुर तहसील तक जाता है ना। रेहर नदी या रिहंद नदी भरतपुर जनकपुर तहसील में बताया आपको बीजे। यह जो एरिया है ये कोरिया चांगभकार का एरिया कहलाता है। ठीक, कोरिया चांगभकार पहाड़ी का एरिया कहलाता है। इसके दक्षिण पश्चिम में दो पहाड़ हैं, धोबोताल और उमारता। इसके दक्षिण पश्चिम, इस पहाड़ी के दक्षिण पश्चिम इस एरिया में कौन कौन से हैं? धोबोताल और उमारता पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? दक्षिण पश्चिम में। देखिए ये लोकेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है सीधे ना पूछे दक्षिण पश्चिम में क्या पहाड़ी है, पूछ ले धोबोताल उमारता पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। तो अगर आपको ये पता है कि इसके दक्षिण पश्चिम में मतलब कोरिया में ही स्थित होगी। ठीक, तो आपको जगह की लोकेशन मिल जाएगी। ठीक, मुख्य श्रेणी मतलब कोरिया चांगभकार श्रेणी का विस्तार आपको दिख रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर है। ठीक,
श्रेणियों के बीच एक है आपका मध्यवर्ती उच्च मैदान, जो इसी का हिस्सा है। क्या बोलते हैं इसे? मध्यवर्ती उच्च मैदान। ठीक, बाकी तो पहाड़ी क्षेत्र है, पर बीच में एक समतल क्षेत्र है जिसे मध्यवर्ती उच्च मैदान बोलते हैं। यह आपका इसी में है, बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है यहीं पे आता है। ठीक, इसकी जो सीमा कैसे बनती है, देखिए जो मेन पार्ट है ये वाला एरिया, यह इसका दक्षिण पश्चिम सीमा बना देता है। ठीक, तो यहाँ से इधर का एरिया ये जो है आपका, ये पूरा आपका हो जाता है इसमें आपका मध्यवर्ती उच्च मैदान का क्षेत्र। ठीक, तो इसके दक्षिण में आइए और दक्षिण पूर्व में आपका पड़ गया मेन पार्ट। ठीक, देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्यवर्ती उच्च मैदान की लोकेशन कैसी है? देवगढ़ के दक्षिण में आएगा, देवगढ़ पहाड़ी श्रेणी के दक्षिण में। ठीक, मेन पार्ट इसके दक्षिण पूर्व में है, तो मेन पार्ट से इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? जस्ट उल्टा होगी। ठीक, दक्षिण पूर्व से चला जाएंगे तो उत्तर पश्चिम। तो ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में, जब भी आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी ना, तो आप चीज़ों को विस्तार से अच्छे से समझ के पढ़ो, तो आपको चीज़ें रखना नहीं पड़ेगी। ठीक, नहीं तो फिर आप वहाँ कन्फ्यूज हो गया, दक्षिण पूर्व तो पढ़े थे, दक्षिण पश्चिम कहाँ से आ गया। तो आपको अगर दिशा का नॉलेज है तो क्वेश्चन गलत नहीं होता और घुमाता है ही क्वेश्चन में। ठीक, देखिए मध्यवर्ती जो उच्च मैदान है इसके उत्तर में, ये मध्यवर्ती मैदान की स्थिति हो गई। इसके उत्तर में चिरवेन, खराई की पहाड़ी है। ठीक, देखिए इनकी लोकेशन नहीं पूछेगा, इनको ऐसे ही पूछेगा मध्यवर्ती मैदान के उत्तर में कौन सा है, मध्यवर्ती मैदान के दक्षिण में क्या है, दक्षिण पश्चिम में क्या है। ठीक, देखिए इसके दक्षिण पश्चिम में टोंगलेवा, दूला पहाड़ और परता हिल। दक्षिण पश्चिम में टोंगलेवा, दूला पहाड़, परता हिल, यह इसके दक्षिण पश्चिम में, मतलब इस एरिया में। ठीक, तो जब भी ये पहाड़ पूछेगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये तो बघेलखंड पठार के क्षेत्र में आता है। ठीक, और अंदर पूछेगा तो पूछेगा मध्यवर्ती उच्च मैदान से इसकी लोकेशन क्या है, और मध्यवर्ती उच्च मैदान से लोकेशन ना पूछा, ये पूछा बघेलखंड पठार के में ये किस हिस्से में है, तो आपको ध्यान रखना है बघेलखंड पठार पूरा हुआ, इसके दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में आपको यह पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक, इनको ऐसे ही पूछेगा। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सूरजपुर और अंबिकापुर के बीच से एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? इधर सूरजपुर है, इधर अंबिकापुर है, बीच में है आपकी रिहंद नदी। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इस पहाड़ी का एक मतलब ये जो बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग पढ़े, एक हमने पढ़ा क्या आपका कोरियाचांग भकार की पहाड़ी, एक हमने पढ़ा मध्यवर्ती उच्च मैदान, एक पार्ट है इसका उत्तरी पाट हुआ पहाड़ी क्षेत्र। ठीक, ये भी 3 पार्ट में है ना, ये दूसरा पार्ट था, यह इसका तीसरा पार्ट, उत्तरी पाटवा पहाड़ी क्षेत्र। इसमें कहाँ से आती है? देखिए इसका जो विस्तार है, यह रेहर नदी, इधर एक तो है सिंदूर नाला। ठीक, रेहर नदी से सिंदूर नाले का जो बीच का क्षेत्र है उसको रखा जाता है उत्तरी पाटवा पहाड़ी प्रदेश में बघेलखंड पठार के पूर्वी भाग के अंतर्गत। तो विस्तार ध्यान रखिएगा, सिंदूर नाला से रिहंद नदी, रेहर नदी या रेंड नदी, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, देखिए यहाँ पे बार्थी, अंधारी, बिसोर और साटी 4 नदियाँ याद रखिएगा इस क्षेत्र की। बार्थी, अंधारी, बिसोर और साटी। आप लोग कुछ सोचते हो कि नहीं छोटी छोटी नदियाँ कहाँ से पूछता है, ये सब यहीं से पूछता है। जब ये सिंधु नाला क्षेत्र बोल दिया ना, बार्थी, अंधारी, बिसोर, साटी, तो ये सारी नदियाँ आपकी यहीं पे मिलेंगी। कहाँ पे? बलरामपुर क्षेत्र में मिल जाएगी। ठीक, तो
तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से, फिर देखिए ये नदियाँ फिर हमको कहीं अपवाह तंत्र में भी नहीं दिखती। अब क्वेश्चन पूछता है तो ऐसी ही नदियों से पूछता है जो फिर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहती, छोटी छोटी रहती है, फिर हम लोग सोचते हैं कि नदियाँ कहाँ से पूछा, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि इन ये नदियों की लोकेशन कहाँ है। बाती, अंधारी, बिसोसाटी आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, विहंद नदी सिंधु नाले के बीच का हिस्सा बलरामपुर है, और इधर थोड़ा सा आपका पड़ता है सूरजपुर ऊपर का। ठीक, तो नदियाँ कहाँ पे आएंगी, ये सारी नदियाँ आपकी बलरामपुर के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं इस एरिए की, यहाँ पे ज़्यादातर ना ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, यहाँ पे नदियों की जो दिशा है उसको ध्यान रखिएगा, वो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक, जब हम यहाँ देखेंगे तो अब जब हम यहाँ कन्हार देखेंगे तो हम देखेंगे इसके कन्हार की जितनी सहायक नदियाँ हैं, चेनान, पेंजन, है ना, ये सारी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो यहाँ की ढाल अगर पूछा जाए तो कैसी है, यहाँ की ढाल कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है सोन नदी, है ना, यहाँ से तो नहीं निकलती है, अमरकंटक पहाड़ के से बाहर से निकलती है, ऐसे घूम के फिर ऐसे जाती है, और ये सारी नदियाँ सोन नदी को मिलती हैं। ठीक, सोन नदी जिस घाटी में बहती है उसे अभिनति घाटी बोलते हैं। ठीक, या दरार घाटी बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूरा सोन नदी का अपवाह क्षेत्र में एरिया आता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। आज भौतिक विभाजन के हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, एक है आपका बघेलखंड पठार का पूर्वी विभाग, और हमने कुसमी पाट प्रदेश पढ़ा। अब हमारा बचा है दंडकारण्य का क्षेत्र। ठीक, उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक, इसको आप तब तक अच्छे से पढ़िए और मैप में थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपसे गलत मत हो। चीज़ों को ड्राइंग करके कीजिए। ठीक, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, लोकेशन पता रहेगी ना, तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे मैप में बना के लोकेशन क्लियर कर सकते हो। और इसमें ज़्यादातर लोकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो तैयारी में अपने लगे रहिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे ऐप लॉन्च हो चुके हैं, है ना, आप प्ले स्टोर में उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे टेस्ट सीरीज जो भी फ्री टेस्ट सीरीज आएंगे या और भी कोई कोर्सेज जो भी लॉन्च होंगे तो ऐप के थ्रू आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।